नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत व्याख्यान के लिए उपस्थित हुआ। आज हम लोग मौलिक नैतिक प्रत्यय विषय व्याख्यान के 9वें भाग में पुण्य और पाप का नैतिक अवधारणा के रूप में मूल्यांकन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि उचित अनुचित, शुभ अशुभ, सर्वोच्च शुभ, सद्गुण इत्यादि अवधारणाएं स्पष्टीकरण के लिए खुली हुई है। नीतिशास्त्र में प्रयोग होने वाली ये अवधारणाएं नीतिशास्त्र में विशेष रूप से परिभाषित है। यही स्थिति पुण्य और पाप की अवधारणा की भी है। पुण्य और पाप चरित्र की योग्यता के परिचायक, कर्तव्य या अकर्तव्य के कारण से चरित्र में जिस गुण का विकास होता है उसे चरित्र की योग्यता कहते हैं। योग्यता के दो प्रकार होते हैं, पुण्य और पाप। उचित कर्म करने से नैतिक उत्थान होता है और अनुचित कर्म करने से नैतिक पतन होता है। कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन के मूल्यों में वृद्धि या कमी होती है। नैतिक उत्कर्ष से पुण्य और नैतिक पतन से पाप अर्जित होता है। जयंत सिन्हा के अनुसार पुण्य से चरित्र का नैतिक उत्थान विवेक्षित है, पाप से नैतिक पतन। पुण्य इच्छा पूर्वक कर्तव्य करने से उत्पन्न व्यक्ति के चरित्र के नैतिक उत्कर्ष में अभिवृद्धि का विधायक है और पाप इच्छा पूर्वक नैतिक मानदंड के उल्लंघन से उत्पन्न व्यक्ति के चरित्र के क्षय का विधायक है। पुण्य भावात्मक योग्यता है, यह चरित्र के नैतिक मूल्य होने का सूचक है। पाप अभावात्मक योग्यता है, यह चरित्र के नैतिक मूल्य नहीं होने का सूचक है। अर्थात जयंत सिन्हा के अनुसार पुण्य चरित्र के विकास में सहायक है। यह चरित्र को मूल्यवान बनाता है, चरित्र को अच्छा बनाता है, चरित्र को शुभ बनाता है और पाप चरित्र को निकृष्ट बनाता है, मूल्यहीन बनाता है। कर्तव्य से नैतिक पूर्णता प्राप्त होती है और फलस्वरूप पुण्य मिलता है। अकर्तव्य करने से अर्थात जो कर्तव्य मना किया गया है, निषिद्ध कर्तव्य करने से नैतिक पूर्णता के विपरीत दिशा में प्रगति होती है और फलस्वरूप पाप उत्पन्न होता है। पुण्य और पाप चरित्र के ही लक्षण हैं। पुण्य और पाप चरित्र के गुण दोष हैं। फिर भी कभी कभी कहा जाता है कि सत्कर्म में
पुण्य और दुष्कर्म में पाप होता है। कर्तव्य पालन से संतोष मिलता है और अकर्तव्य पालन से ग्लानि एवं असंतोष का भाव उत्पन्न होता है। नैतिक मानदंड के अनुकूल कर्म करने से पुण्य मिलता है और नैतिक मानदंड के प्रतिकूल कर्म करने पर पाप मिलता है। इस प्रकार उचित और अनुचित कर्म ही हमारे जीवन में पुण्य और पाप का निर्धारण करते हैं। पुण्य और पाप के परिणाम होते हैं, उचित और अनुचित के परिणाम नहीं होते हैं। उचित कर्म या उचित होता है या अनुचित होता है। इसमें थोड़ा उचित या थोड़ा अनुचित नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई कर्म अधिक उचित और कम अनुचित है, परंतु ऐसा कहा जा सकता है कि अमुक कार्य में पुण्य और पाप की मात्रा क्या है। वासनाओं पर नियंत्रण रखना पुण्य है, किंतु वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करना उससे भी ज़्यादा पुण्य है। कांट का मानना है कि पूर्ण बाध्यतामूलक कार्य से जितना पुण्य मिलता है उसकी अपेक्षा अधिक पुण्य अपूर्ण बाध्यतामूलक कार्य से मिलता है। इसका कारण यह है कि पहले प्रकार के कर्म दंड भय से प्रेरित होकर और दूसरे प्रकार के कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। इस व्याख्या में इमैनुअल कांट पुण्य में मात्रा को स्वीकार करते हैं। पुण्य और पाप एक प्रकार से मूलधन में वृद्धि का प्रतीक है। पुण्य ऐसा माना जाता है कि एकत्रित होता है और पाप एकत्रित होता है। बहुत प्रचलित मुहावरा है पाप का घड़ा भरना, पुण्य का क्षय होना। व्यक्ति के नैतिक मूल्य में उसके ऐच्छिक कर्मों के कारण वृद्धि या कमी हो सकती है। उनके कर्म यदि उचित हैं तो उसे पुण्य मिलता है और उसके कर्म यदि अनुचित हैं तो उसे पाप मिलता है। पुण्य मिलने का अर्थ है कि नैतिक मूल्य में वृद्धि और पाप मिलता है तो नैतिक मूल्य में ह्रास। कर्तव्य पालन में जितना अधिक स्वार्थ का बलिदान किया जाता है उतना ही अधिक पुण्य मिलता है और जितना अधिक पुण्य मिलता है उतना ही अधिक चरित्र का उत्थान होता है। बड़े स्वार्थ की पूर्ति के लिए छोटे अकर्तव्य से कम पाप और छोटे स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया गया बड़ा कर्तव्य बड़े पाप का कारण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाप पुण्य को नैतिकता की एक ऐसी अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है जो चरित्र में योगदान करता है। यह चरित्र में योग्यता उत्पन्न करता है जिससे व्यक्ति सद्गुणी बनता है। पाप के कारण व्यक्ति दुर्गुणी बनता है। अर्थात पुण्य और पाप सद्गुण के आधार हैं, वर्च्यू के आधार हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम लोग पुण्य और पाप के साथ साथ भूल के स्वरूप पर विचार करेंगे। हमारा अगला व्याख्यान पाप और भूल का तुलनात्मक अध्ययन होगा और भूल को
नैतिक अवधारणा के रूप में व्याख्यायित किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।